आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर स्वागत है। मैं प्रवीण सर और मैं आज का आपको वर्ग 10वीं के विषय विज्ञान के पाठ 12 विद्युत धारा के विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं। इसमें आज आप सीखेंगे कि विद्युत धारा क्या है, ये कैसे उत्पन्न होता है, विद्युत धारा कैसे मापते हैं, विभव क्या है, विभवांतर क्या है। आज हम इस सारा चीज इसी वीडियो में आज हम सीखेंगे। तो अगर आप नए विद्यार्थी हैं इस YouTube चैनल पर, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको ढेर सारे विज्ञान के विषय में वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत, तो विद्युत में सबसे पहले प्रश्न आता है कि विद्युत क्या है। विद्युत क्या है, तो इसका आसान सा जवाब यही होता है कि आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत कहते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत कहते हैं। विद्युत को विद्युत धारा भी कहा जाता है, दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज मत करिएगा। कहीं विद्युत या विद्युत धारा मिले, दोनों एक ही चीज माना जाता है। तो विद्युत का एक सूत्र होता है आवेश बटे समय, यानी विद्युत को हम लोग I से दिखाते हैं, आवेश को हम लोग Q से दिखाते हैं और समय को हम लोग T से दिखाते हैं। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र होता है, I बराबर Q बटे T। अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये जानना होता है कि आवेश क्या है। जब तक आप ये आवेश नहीं जानेंगे, आप विद्युत को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवेश के बारे में। तो आवेश क्या होता है? आवेश को हम लोग चार्ज भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो आवेश किसी पदार्थ का एक गुण होता है जिसके कारण उसमें विद्युतीय प्रभाव अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। समझ में नहीं आया ना? चलिए हम इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आप लोग सुने होंगे कि कोई भी पदार्थ परमाणु से बना होता है। परमाणु, इसको हम लोग एटम भी कहते हैं। परमाणु में एक नाभिक होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। आपको पता होगा कि परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के केंद्र, जिसको नाभिक भी कहते हैं, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं केंद्र में। इसको हम लोग नाभिक भी कहते हैं, इसके केंद्र को। और ये जो इसके चारों ओर नाभिक की जो गोल गोल जो कक्षा देख रहे हैं, जिसको हम लोग ऑर्बिट भी कहते हैं। कक्षा मतलब जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह अपने अपनी कक्षाओं में घूमते हैं, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर गोल गोल घूमते रहते हैं। तो इन कक्षाओं में होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन को हम लोग आवेशहीन कण कहते हैं। तो अब इसमें होता ये है कि किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, यानी प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। तो जितने प्लस होते हैं उतने भी माइनस हो जाते हैं एक परमाणु में। अगर एक परमाणु में 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन जरूर होंगे। जितने प्लस होंगे उतने माइनस होंगे। तो प्लस बराबर माइनस मिलकर क्या होता है? उदासीन हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो एक परमाणु पर कुल आवेश शून्य होता है, यानी परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। एक प्रश्न ये भी आता है कि परमाणु पर कौन सा आवेश होता है? तो आप कहेंगे कि परमाणु पर शून्य आवेश होता है, परमाणु उदासीन होता है। उदासीन का मतलब ये नहीं है कि आवेश नहीं है,
उदासीन का मतलब है कि प्लस और माइनस दोनों बराबर हो गए, उसे हम उदासीन कहते हैं। तो अब अगर इस परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर निकाल दें तो एक माइनस कम हो जाएगा। जब एक माइनस कम हो जाएगा तो उस पर कुल आवेश अब प्लस हो जाता है। यानी अगर P बराबर मान लीजिए 10 है और इलेक्ट्रॉन बराबर 10 है, तो जितने प्लस उतने माइनस। अगर एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया यानी कि अब क्या बचा 9 इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम लोग प्लस 10 माइनस 9 बराबर क्या होगा प्लस 1, यानी इस प्रकार परमाणु पर एक प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यहीं से होता है आवेश की शुरुआत। तो यह परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन से शुरुआत होती है। अगर इलेक्ट्रॉन जितने निकल गए उतने प्लस चढ़ेंगे और जितने उसमें आगे उतने माइनस चढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आवेश उस पदार्थ का एक गुण है जो इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण के कारण आता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यह प्रवाह होते हैं, जब परमाणु से निकलकर जब वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो इनसे आवेश का प्रवाह होता है और आवेश का प्रवाह को ही हम लोग विद्युत कहते हैं। और विद्युत का एक सूत्र होता है आवेश बटे समय, I बटे Q। तो इस प्रकार आपने सीखा कि विद्युत क्या है, यानी आवेशों के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। विद्युत का सूत्र होता है आवेश बटे समय, अभी हमने बताया, और इसे हम लोग I बराबर Q बटे D कहते हैं। यह सूत्र होता है विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है एम्पियर। इसे आप बड़ा ए से दिखाएंगे। विद्युत धारा का मात्रक कहिए या एसआई मात्रक कहिए एम्पियर। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि विद्युत धारा I बराबर Q बटे T, Q मतलब आवेश, और आवेश को हम लोग एक आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो कूलाम बटे सेकेंड मिल के इसी को हम लोग एम्पियर कहते हैं। तो अगर यह परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि एक एम्पियर का मतलब क्या, एक एम्पियर से क्या समझते हैं, तो एक एम्पियर का मतलब होता है कि कुल आवेश प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाह होता है उसी को हम लोग एक एम्पियर कहते हैं। तो एक एम्पियर बराबर कूलॉम बटे सेकंड, इसको हम लोग एक एम्पियर बराबर कूलॉम बटे सेकंड के नाम से हम जानते हैं। तो ये हो गया विद्युत धारा का सूत्र I बराबर Q बटे T, और ये हो गया विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। एक एम्पियर की धारा बहुत बड़ी धारा होती है। जैसे आपके घर में कुल 5 एम्पियर की मैक्सिमम धारा आती है, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं आ सकता, इससे कम ही रहता है, तो वह 5 एम्पियर की धारा माना जाता है। अब एम्पियर एक बहुत बड़ी धारा होती है, इससे छोटी धारा, इससे छोटा मात्रक होता है मिली एम्पियर। मिली एम्पियर उसको हम लोग MA कहते हैं, और मिली एम्पियर जो होता है वो एक एम्पियर का 1000वां भाग होता है। तो इसी को हम लोग 10⁻³ एम्पियर, याद रखिएगा, 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है। और एक मिली एम्पियर से भी छोटी धारा होती है माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर
उसको हम लोग इस प्रकार से संकेत में दिखाते हैं। और एक माइक्रो एम्पियर जो होती है वह मिली एम्पियर का हजारों भाग होता है, यानी 1/1000 मिली एम्पियर। और इसी को हम लोग 10⁻³ मिली एम्पियर, और जब हम इसको एम्पियर के साथ तुलना करेंगे तो यह हो जाता है 10⁻⁶ एम्पियर। तो इस प्रकार से यह विद्युत धारा का अन्य मात्रक होते हैं। बड़ा मात्रक एम्पियर, उसके बाद छोटा मात्रक मिली एम्पियर, और उससे भी छोटा मात्रक माइक्रो एम्पियर। तो इस प्रकार से आप विद्युत धारा के ये सब अन्य मात्रक का समझेंगे। इसके विद्युत धारा के आगे हम समझते हैं विद्युत परिपथ। यहां पर परिपथ का मतलब क्या होता है? विद्युत तो आप समझ ही गए हैं, अब परिपथ को समझते हैं। तो परिपथ जो है एक व्यवस्था है जिसमें विद्युत धारा प्रवाह होता है या उसको कराया जाता है। तो एक विद्युत धारा प्रवाह कराने के लिए आपको क्या चाहिए? विद्युत स्रोत चाहिए। विद्युत स्रोत हम उसे कहते हैं जिससे विद्युत हमें प्राप्त होता है, जैसे बैटरी, जैसे जनरेटर, जैसे डायनेमो। डायनेमो का ही बड़ा रूप जनरेटर होता है। तो ये सारे विद्युत स्रोत कहलाते हैं। और इनसे विद्युत धारा को जब दूसरे स्थान पे जब हमें ले जाना पड़ता है तो हमें चालक तार की आवश्यकता होती है। तार, वायर, जो आपके घर में बल्ब जलाने के उपयोग में आता है उसे हम चालक तार कहते हैं। तो चालक तार के बिना विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाएगी। जब विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब हम ले जाएंगे तो उसके साथ कुछ विद्युत उपकरण को भी जोड़ेंगे, जैसे बल्ब, पंखा, कूलर, फ्रिज, आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन। आपके घर में बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो विद्युत से चलते हैं और उनमें विद्युत प्रवाह कराने के लिए आपको तार की आवश्यकता होती है। तो इन सारे व्यवस्थाओं को हम एक साथ जोड़ते हैं। याद रखिए, विद्युत स्रोत, चालक तार, कुछ विद्युत उपकरण, और ये सारे आपस में जब जोड़ते हैं और विद्युत धारा प्रवाह होती है, तब विद्युत धारा प्रवाह कैसे होती है? अब देखिए, एक चित्र समझेंगे। एक लेते हैं बैटरी, एक लेते हैं बल्ब, एक लेते हैं स्विच, अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा कि बैटरी का जो प्लस ध्रुव है उससे हम पहले स्विच में, और स्विच का दूसरा सिरा फिर बल्ब में, और बल्ब का दूसरा सिरा फिर वापस बैटरी के माइनस ध्रुव में चला जाता है। तो अब कैसे विद्युत धारा बहेगी? तो विद्युत धारा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर प्रवाह होती है। तो धन से पहले निकला विद्युत धारा स्विच में जाएगा, उसके बाद बल्ब में जाएगा, और इससे होते हुए वापस विद्युत धारा पुनः बैटरी में लौट आती है। तो इस प्रकार जो एक बंद परिपथ हुआ जिसमें विद्युत धारा चलता है, प्रवाह होता है, तो इस बंद परिपथ को हम लोग विद्युत परिपथ के नाम से जानते हैं। तो विद्युत परिपथ का बहुत आसान है परिभाषा कि बंद परिपथ जिसमें विद्युत धारा सतत प्रवाह होता रहे, इसी व्यवस्था को हम लोग विद्युत परिपथ के नाम से जानते हैं। तो आपके घर में जो वायरिंग है वो विद्युत परिपथ का बहुत अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार से हम विद्युत परिपथ को समझते हैं। विद्युत परिपथ के बाद हम
आगे बढ़ते हैं विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या है? पोटेंशियल जो है एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ऊर्जा जिससे हम कार्य करते हैं, यानी कि हमको कार्य करने की जिस चीज की आवश्यकता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। तो विद्युत ऐसे एक अपने आप में ऊर्जा है, विद्युत को आप ऊर्जा भी कह सकते हैं। अब विद्युत में विभव कैसे उत्पन्न होता है उसको समझिए। तो अगर एक चालक तार है, ये मान लीजिए, अब इस चालक तार में इस पॉइंट पे इसका एक सिरा पे ये आवेश है। अब ये सिरा, अब इसको तार की लंबाई यहां अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे आपके घर में अगर विद्युत आ रहा है, बिजली आ रहा है, तो कहां से आ रहा है? तो जहां से बिजली उत्पादन हुआ है, कहां उत्पादन हुआ है? तो दूसरे राज्य में भी हो सकता है। जैसे आप अगर झारखंड के हैं तो विद्युत हो सकता है बिहार से भी आ रहा हो, या बिहार में बिजली भी हो सकता है झारखंड से भी जा रही हो, या उसके आगे के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उससे आगे जहां तक हमको आवश्यकता होती है विद्युत को हम कई व्यवस्थाओं के साथ ले जाते हैं पोल पर बिजली के तार की सहायता से। इसकी कोई सीमा नहीं है कि विद्युत कहां से आ रही है, और वो उसका प्रवाह हो रहा है। विद्युत रुकता नहीं है, प्रवाह होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो बहता है। तो आपको पता है कि विद्युत जब प्रवाह होता है तो वो प्रवाह अपने नहीं होता। जैसे आप कभी नदी में गए होंगे, वहां पानी हमेशा प्रवाह होते रहता है, अपने आप बहते रहता है। लेकिन नदी में और विद्युत में बहने में अंतर है। अंतर यह है कि नदी हमेशा ढलान में रहता है। देखिएगा, नदी हमेशा ढलान में होता है तभी पानी बहता है। अगर थोड़ा सा नदी का चढ़ाई अगर हो गया तो वहां पर पानी रुक जाएगा, आगे नहीं बहेगा। अगर पानी को नीचे ढलान से अगर ऊंचाई पे अगर ले जाना तो आपको क्या चाहिए? पानी को एक ऊर्जा देना पड़ेगा, पंप लगाना पड़ेगा। उस पंप के सहायता से, यानी कि एक इंजन लगाना पड़ेगा, उस इंजन से पानी नीचे से ऊपर जाएगा। विद्युत में क्या होता है कि तार, चालक तार अगर नीचे रहेगा तब वो विद्युत का प्रवाह होगा। अगर तार को हम नीचे से ऊपर अगर ले जाएंगे तब भी विद्युत का प्रवाह होगा ना। तो ये बिल्कुल इसमें अलग बात है। पानी का बहना और विद्युत का बहना में यही अंतर है कि विद्युत नीचे भी जा सकता है तार की सहायता से, ऊपर भी जा सकता है। मतलब ऐसा लगता है कि उसको कहीं से ऊर्जा मिल रही है, उसको ऊर्जा मिल रही है तभी वो विद्युत आगे बढ़ रहा है। वह ढलान में भी जा रहा है, चढ़ान में भी जा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसी को समझने के लिए हमको विभव समझना होगा। तो विभव का मतलब ये हुआ कि जब आवेश, क्योंकि विद्युत बहने का मतलब कि आवेश का बहना, बिना आवेश का विद्युत नहीं बह सकता है। तो अगर आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वो दूसरा स्थान कहीं भी हो सकता है, यानी कि हम अनंत दूरी से जब हम आवेश को एक निश्चित स्थान तक लाने में जो कार्य करते हैं, यानी जो ऊर्जा लगाते हैं, उसी ऊर्जा को हम विभव कहते हैं। तो विभव क्या हुआ? एक प्रकार का कार्य हुआ। किस पर? विद्युत आवेश पर। आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य होता है उसे हम विभव कहते हैं। तो विभव की परिभाषा बिल्कुल आसान है। किसी इकाई आवेश को अनंत बिंदु से निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। तो विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है?
विभव बराबर कार्य बटे आवेश। तो इस प्रकार से हम विद्युत विभव का समझते हैं परिभाषा, और यह हो गया सूत्र। तो अब इसका मात्रक क्या होगा? तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट, जिसको हम लोग V से दिखाते हैं, वोल्ट। तो इस प्रकार से विद्युत विभव, जब इसमें विद्युत विभव जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक चीज और पढ़ना होता है, विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है? तो ये बिल्कुल आसान चीज है। जब किसी वायर में, ये देखिए एक ये वायर है, तो इस वायर में हम एक बिंदु लेते हैं और एक बिंदु कुछ दूरी पर बी ले लेते हैं। तो आवेश को अगर अनंत दूरी से अगर हम ए स्थान तक लाते हैं तो हमें कार्य करना होगा। अगर हम उसी आवेश को जब हम ए से जब बी स्थान तक ले जाएंगे तो हमें ज्यादा कार्य करना होगा। तो यानी कि यहां तक लाने के लिए अलग विभव और बी स्थान तक लाने के लिए अलग विभव। तो ये दोनों बिंदुओं में जो विभव का जो अंतर आ रहा है, इसी अंतर को हम विभवांतर कहते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस वास्तव में विभव का ही एक इकाई है। तो इसलिए इसको भी हम अगर मापेंगे तो इसका भी मात्रक वोल्ट होता है, याद रखिएगा। यानी कि विभव का मात्रक भी वोल्ट और विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट। तो इस प्रकार से आपने विद्युत विभव, विद्युत परिपथ, विद्युत विभवांतर और विद्युत धारा के बारे में आपने विस्तार से पढ़ा, जाना। तो आपको इसमें कोई अगर कहीं आशंका हो, दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट में लिख के प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।